बेंगलुरु में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखें। दरअसल मामला 3 जनवरी 2026 का है। बेंगलुरु के राममूर्ति नगर थाना क्षेत्र में स्थित सुब्रह्मण्यम लेआउट नाम का एक इलाका है। इसी इलाके में मौजूद एक अपार्टमेंट के दूसरी मंजिल के फ्लैट में 2 युवतियां रहती थीं और दोनों ही किसी निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करती थीं। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं वह उन्हीं दोनों लड़कियों में से एक की है। इस युवती का नाम शर्मिला था और उसकी उम्र करीब 30 साल थी। लेकिन 3 जनवरी 2026 को अचानक इस फ्लैट में आग लगने की खबर सामने आती है। आग इतनी भयानक थी कि घर का एक एक कोना जलकर राख हो गया। जब पुलिस मौके पर जांच के लिए पहुंची तो शुरुआती तौर पर यह माना गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और इसी कारण दोनों लड़कियों की मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से जांच की तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई, क्योंकि घटनास्थल से पुलिस को सिर्फ एक ही लड़की की लाश मिली, जबकि उस फ्लैट में 2 लड़कियां रहती थीं। यहीं से मामला संदिग्ध लगा और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे इस घटना की परतें खुलती चली गईं और जो सच्चाई सामने आई उसे जानकर हर कोई सहम गया। उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई थी और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। आप अपनी स्क्रीन पर जो फ्लैट देख रहे हैं उसी फ्लैट के अंदर अचानक आग लग जाती है। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में पूरा फ्लैट उनकी चपेट में आ गया और जब आसपास रहने वाले लोगों को जलने की गंध महसूस होती है तो वे बाहर निकलकर देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सामने वाले उसी फ्लैट में जहां 2 लड़कियां रहती थीं भीषण आग लगी हुई है। आग इस कदर भड़क चुकी थी कि अगर समय रहते उसे रोका न जाता तो उससे सटे आसपास के कई फ्लैट भी इसकी चपेट में आ सकते थे और पूरा इलाका तबाह हो सकता था। हालात को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है और साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है, क्योंकि लोगों को डर सता रहा था कि उस फ्लैट में रहने वाली दोनों लड़कियों के साथ कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। फिलहाल कुछ ही समय में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती हैं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। इसके बाद जब पुलिस की टीम अंदर जाती है और साथ में कुछ स्थानीय लोग भी फ्लैट के भीतर प्रवेश करते हैं तो जिस बात का डर सभी को था वही सच साबित होता है, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक जली हुई लाश पड़ी हुई थी। जब पुलिस ने उसकी बारीकी से छानबीन की तो पता चला कि यह लाश 30 साल की शर्मिला की है, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। लोगों को अंदेशा था कि उस फ्लैट के अंदर 2 लाशें हो सकती हैं, क्योंकि शर्मिला के साथ उसी कमरे में उसकी एक सहेली भी रहती थी। मगर काफी तलाश और छानबीन के बावजूद दूसरी लाश कहीं नहीं मिली। इसका साफ मतलब था कि दूसरी लड़की उस वक्त फ्लैट में मौजूद नहीं थी, यानी वह वहां से भाग चुकी थी। पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि शर्मिला मूल रूप से कर्नाटक के मंगलुरु की रहने वाली थी। उसका परिवार वहीं रहता है, जबकि वह काम के सिलसिले में बेंगलुरु के इस फ्लैट में अपनी सहेली के साथ रह रही थी। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी सहेली अपने घर गई हुई थी और घटना वाली रात शर्मिला इस फ्लैट में बिल्कुल अकेली थी। इस जानकारी के बाद पुलिस ने भी यह मान लिया कि यह एक नेचुरल डेथ है, यानी सामान्य हादसे में हुई मौत है। शायद शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। इसकी मुख्य वजह यह थी कि जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच शुरू की वैसे वैसे उन्हें कुछ असामान्य बातें नजर आने लगीं। कुछ ऐसी बातें जो उनके दिमाग में लगातार खटक रही थीं। सबसे पहली बात, शर्मिला का मोबाइल फोन घटनास्थल से बरामद नहीं हुआ। अगर यह सिर्फ आग लगने का हादसा होता तो मोबाइल के कुछ हिस्से या अवशेष जरूर मिलने चाहिए थे। दूसरी ओर सबसे अहम बात, जिस तरह से उस कमरे में आग लगी थी और जिस तेजी से आग फैली थी उससे शर्मिला को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल सका। पुलिस के मुताबिक इतनी तेजी से भड़कने वाली आग शॉर्ट सर्किट से लगना संभव नहीं था। इन तमाम तथ्यों को जोड़कर अब पुलिस को यह साफ महसूस होने लगा कि जिस मौत को अब तक नेचुरल डेथ समझा जा रहा था वह शायद सामान्य हादसा नहीं थी। कहीं न कहीं इस पूरी घटना में कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है।
उधर शर्मिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि न तो सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध मिला था, न ही आसपास के लोगों से पूछताछ में कोई खास जानकारी मिल पाई थी। ऊपर से शर्मिला का मोबाइल फोन भी नहीं मिल रहा था जिससे पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि शर्मिला की मौत आग से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। इसका मतलब साफ था कि जब आग लगी उस वक्त शर्मिला पहले ही मारी जा चुकी थी। आग में जो बॉडी जली हुई मिली थी वह जिंदा लड़की नहीं थी बल्कि उसकी लाश थी। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि शर्मिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। ये चोटें मौत से पहले की थीं। उसके पैरों पर, कंधों पर और पेट के हिस्से में चोटें थीं। इन चोटों से साफ था कि मरने से पहले शर्मिला ने खुद को बचाने की कोशिश की थी और उसके साथ हाथापाई हुई थी। यह सब सामने आते ही पुलिस को यकीन हो गया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या का मामला है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के पूरे इलाके में जांच तेज कर दी। अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह वही कमरा है जहां शर्मिला रहती थी और ठीक इसी के बगल में एक और फ्लैट है। अब पुलिस की नजर भी इस फ्लैट पर जाती है। पुलिस बालकनी में जाकर देखती है कि बगल वाले फ्लैट से सीधे शर्मिला का कमरा दिखाई देता है। यहीं से पुलिस उस फ्लैट के बारे में तफ्तीश शुरू करती है कि आखिर वहां कौन रहता है। जांच में पता चलता है कि बगल वाले फ्लैट में करनाल कुरई नाम का एक लड़का अपनी मां के साथ रहता था, लेकिन उस वक्त न तो वह लड़का वहां मौजूद था और न ही उसकी मां। जब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी निकाली तो पता चला कि करनाल कुरई मूल रूप से कर्नाटक के कोडागु जिले के कोकण इलाके का रहने वाला है और वह बेंगलुरु में अपनी मां के साथ रहकर पढ़ाई कर रहा था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि कुछ दिन पहले उसकी मां गांव गई हुई थी और उस वक्त वहीं थी जबकि कुरई यहीं पर था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने घटना वाली शाम उसको इसी इलाके में देखा था, लेकिन आग लगने के बाद से वह अचानक गायब हो गया था। अब पुलिस को उस लड़के पर शक होने लगता है, क्योंकि जो लड़का बगल वाले फ्लैट में रहता था आग लगने के बाद से वही अचानक गायब हो गया था। अगर उसे कहीं जाना भी होता तो वह पहले से जा सकता था, लेकिन आग लगने के बाद उसका गायब होना पुलिस को खटकने लगा। इसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से उसका मोबाइल नंबर लेती है और उस नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है। जैसे ही उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, पुलिस पूरी सावधानी और सूझबूझ के साथ उसे हिरासत में ले लेती है और फिर उससे पूछताछ शुरू की जाती है। पूछताछ के दौरान जो वह कहता है उसकी उम्मीद शायद पुलिस को भी नहीं थी। वह बिना किसी झिझक और बिना डर के कहता है, साहब, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैंने ही उस लड़की को मारा है। इतना ही नहीं, वह पुलिस के सामने पूरा प्लान भी बता देता है। वह बताता है कि इसी बालकनी की मदद से वह पहले अपने फ्लैट से निकलकर शर्मिला की बालकनी में आया। फिर उसने देखा कि शर्मिला के दरवाजे के बगल में जो स्लाइडिंग खिड़की थी वह लॉक नहीं थी। वह उसी स्लाइडिंग डोर को खोलकर कमरे के अंदर चला गया। इसके बाद उसने कमरे के अंदर क्या क्या किया, कैसे शर्मिला की जान ली और फिर हत्या के बाद आग लगाने की पूरी प्लानिंग कैसे की ताकि सब कुछ एक हादसा लगे, यह सब उसने पुलिस को खुद बताया। पूरी कहानी सुनकर यह साफ हो गया कि उसके दिमाग में एक खतरनाक फितूर बैठ चुका था और उसी फितूर को पूरा करने के लिए उसने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। दरअसल कुरई बताता है कि जब शर्मिला कुछ महीने पहले उस फ्लैट में रहने आई थी तभी से वह उसे पसंद करने लगा था। वह कहता है कि जैसे ही उसने शर्मिला को पहली बार देखा था वह उसी वक्त उसे दिल दे बैठा। उसके मुताबिक जब भी शर्मिला कपड़े सुखाने या फोन पर बात करने के लिए बालकनी में आती थी तो वह अपनी बालकनी में खड़ा होकर उसे लगातार एक टकटकी लगाकर देखता रहता था। उसके मन में यह चाहत थी कि शर्मिला उससे किसी गर्लफ्रेंड की तरह बात करे और उसके साथ रिश्ता बनाए, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी, क्योंकि दोनों के फ्लैट बिल्कुल पास पास थे और पास में रहने वाला व्यक्ति अक्सर परिवार के सदस्य जैसा ही लगने लगता है। इसलिए शर्मिला उसे अपने छोटे भाई जैसा मानती थी। वैसे भी कुरई उम्र में शर्मिला से काफी छोटा था। शर्मिला को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर इतनी दरिंदगी तक जा सकता है।
कई बार जब वह उसे बाहर दुकान पर मिल जाता या रास्ते में आमना सामना हो जाता तो पड़ोसी होने की वजह से सामान्य सी हाय हेलो हो जाती थी। लेकिन शर्मिला की इस सामान्य सी बातचीत को कुरई ने अपने दिमाग में कुछ और ही समझ लिया। उसे लगने लगा कि शर्मिला उससे प्यार करने लगी है। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच बैठती चली गई। उसे लगने लगा कि अब वह शर्मिला के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। उसका मानना था कि वह एक लड़का है, शर्मिला अकेली रहती है, सिंगल है और उससे बात भी करती है। उसके दिमाग में यह भी बैठ चुका था कि एक सिंगल लड़की एक तरह से खुला खजाना होती है। यह सब कुरई की अपनी सोच थी, उसका अपना भ्रम था। शर्मिला की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसी बीमार सोच ने उसके दिमाग में एक फितूर बना दिया और उसी फितूर को पूरा करने के लिए उसने आगे चलकर एक ऐसा कदम उठाया जिसने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली। कुरई 3 महीने से लगातार नाकाम कोशिशें कर रहा था, लेकिन वह अपने गंदे मकसद में अब तक कामयाब नहीं हो पाया था। दरअसल पड़ोस में रहने की एक आदत होती है। अगर घर का कोई छोटा मोटा सामान मंगवाना हो और पड़ोस में कोई उम्र में छोटा व्यक्ति रहता हो तो लोग अक्सर उसकी मदद लेने लगते हैं। खास तौर पर लड़कियां ऐसा ज्यादा करती हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब भी शर्मिला को बाहर से कोई सामान मंगवाना होता था, जैसे खाना, दूध वगैरह, तो वह काम कुरई करता था। लेकिन उसके पीछे कुरई की कोई परोपकार वाली नीयत नहीं थी। असल में वह इसी बहाने यह जानने की कोशिश करता था कि उस वक्त शर्मिला कमरे में अकेली है या उसकी रूममेट भी साथ में मौजूद है, क्योंकि कुरई जानता था कि अगर शर्मिला अकेली मिलेगी तभी वह अपने गंदे इरादों को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अब तक उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिला था। कभी रूममेट साथ होती तो कभी कोई और कारण आ जाता। लेकिन फिर एक दिन उसे एक अहम बात पता चलती है। उसे मालूम चलता है कि शर्मिला की जो रूममेट थी वह कुछ हफ्तों के लिए अपने गांव चली गई है किसी छुट्टी की वजह से, और फिलहाल उसके जल्दी वापस आने की कोई संभावना भी नहीं थी। यहीं से कुरई के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगता है। कुरई को लगा कि इस वक्त शर्मिला अपने कमरे में बिल्कुल अकेली है और बगल वाले फ्लैट में वह खुद भी अकेला ही है। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि अगर वह अब शर्मिला के पास जाकर अपने इरादों की बात रखे तो हो सकता है शर्मिला भी किसी तरह से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी हो जाए। और अगर वह राजी न भी हुई तो भी उसके दिमाग में यह ख्याल था कि वह उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर शर्मिला चीखेगी भी तो उस वक्त उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होगा। लेकिन फिर वह यह भी समझ रहा था कि अगर वह सीधे फ्रंट डोर से गया तो परेशानी हो सकती है, क्योंकि फ्रंट डोर के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और अगर बात बिगड़ती या जबरदस्ती की नौबत आती तो बाद में वह खुद फंस सकता था। इसी वजह से उसने फ्रंट डोर का रास्ता छोड़ दिया और उसने सोचा कि वह बालकनी के रास्ते ही जाएगा। उसके दिमाग में 2 बातें थीं। पहली, अगर शर्मिला उससे प्यार करती होगी तो उसके लिए यह एक सरप्राइज बन जाएगा, और दूसरी, अगर वह उससे प्यार नहीं भी करती होगी तो वह किसी की नजर में आए बिना वहां से निकल सकेगा। अब यह अपने कमरे से शर्मिला के फ्लैट की बालकनी में पहुंचता है, स्लाइडिंग डोर को खोलता है और सीधा उस कमरे के अंदर चला जाता है जहां दोनों लड़कियां रहती थीं। उस वक्त कमरे में शर्मिला अकेली थी और उस समय फोन पर किसी से बातचीत कर रही थी। तभी पीछे से जाकर कुरई उसे पकड़ लेता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। शर्मिला खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर 1-2 कदम आगे बढ़ती है। फिर वह पीछे मुड़कर देखती है कि आखिर वह कौन है, और तभी उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि कुरई है, जो उसी के बगल में पड़ोस के फ्लैट में रहता था। अब शर्मिला उससे पूछने की कोशिश करती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो और अचानक इस तरह मेरे कमरे में कैसे आ गए। इस पर कुरई बार बार उससे यही कहता है कि उसे शर्मिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। वह उससे कहता है कि अगर वह राजी हो जाए तो ठीक है, और अगर वह राजी नहीं हुई तो वह उसके साथ जबरदस्ती करेगा। शर्मिला उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शर्मिला का बॉडी स्ट्रक्चर उसके सामने कमजोर पड़ जाता है और वह खुद को बचाने में नाकाम हो जाती है। कुरई उस पर हावी हो जाता है। काफी देर तक दोनों के बीच हाथापाई होती है
और इसी आपाधापी के दौरान जब कुरई को यह एहसास होता है कि वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आ जाता है। उसे लगता है कि अगर वह शर्मिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहा, तो फिर उसे जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, और यहीं से वह उसे मौत के घाट उतारने का फैसला कर लेता है। और इसके बाद कुरई उसे मारने लगता है। वह शर्मिला को थप्पड़ पर थप्पड़ मारता है, घूंसे मारता है और फिर उसका गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश करता है। और कुछ ही मिनटों के अंदर शर्मिला की सांसें थम जाती हैं। अब यहां से उसे लगता है कि वह वहां से भाग जाए, लेकिन भागते भागते वह एक बार फिर अपने कदम रोक लेता है और उसके दिमाग में यह ख्याल आता है कि अगर पुलिस यहां तक पहुंच गई और जांच के बाद किसी भी तरह उस तक पहुंच गई तो वह बुरी तरह फंस सकता है। इसलिए वह सोचता है कि क्यों ना एक परफेक्ट क्राइम किया जाए। उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि अगर बॉडी ही नहीं बचेगी तो पुलिस उस तक पहुंचेगी कैसे। और इसी सोच के साथ वह बेड पर बिछी चादर में आग लगा देता है। लेकिन वह यहीं नहीं रुकता। जब बेडशीट जलने लगती है तो वह पर्दों में आग लगाता है, फिर कमरे में पड़े सोफे में भी आग लगा देता है। आपको लग सकता है कि आग लगाना 2 या 3 मिनट का काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आग इतनी जल्दी नहीं लगी। उसने कम से कम आधे घंटे से ज्यादा वक्त कमरे के एक एक कोने में आग लगाने में लगा दिया। कमरे को चारों तरफ से जलता हुआ छोड़कर वह उसी बालकनी के रास्ते वापस भाग जाता है और भागने से पहले वह शर्मिला का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिस तरह से आज हमारे समाज में लोगों की मानसिकताएं तेजी से विकृत होती जा रही हैं, वह हम सब के लिए एक गंभीर चेतावनी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कुछ सेकंड का समय निकालकर 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिए। इस घटना से हम सबको एक बहुत जरूरी सबक लेने की जरूरत है। क्या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं है? क्या अपनी जिंदगी की हर सच्चाई, हर डिटेल हर किसी के साथ साझा करना वाकई जरूरी है? खास तौर पर तब जब आप किसी अनजान शहर में रहने जाते हैं। आपको यह समझना होगा कि कौन सी बात कितनी बतानी है और किस हद तक बतानी है, क्योंकि आपको यह नहीं पता होता कि आपके आसपास रहने वाला जिससे आप रोज बात कर रहे हैं उनमें से कौन कब और कैसी हैवानियत पर उतर आए। इसलिए सोच समझकर और सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ ही अपनी पूरी कहानी या अपनी पूरी सच्चाई साझा करें, जैसे इस मामले में हुआ। कुरई ने बस इतना पूछा था, दीदी, आपके साथ रहने वाली दीदी कहाँ गई हैं? और शर्मिला ने बिना किसी शक के पूरी सच्चाई बता दी कि उसकी रूममेट छुट्टी पर गई है और फिलहाल वह घर में अकेली है। यहीं से कुरई के दिमाग में वह गंदा फितूर और ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि इस दरिंदे को जेल भेज दिया गया है और उम्मीद है कि इसे इसके किए की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जय हिंद।